Hello friends, my name is Jatin Gill. I welcome you all to the YouTube channel of Nimbus IAS Academy, चंडीगढ़। तो आज निम्बस एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स, बहुत ही एक क्यूरेटेड कोर्स आपके लिए लेके आया है। इस कोर्स में हम आपसे क्या करवाएंगे? प्री की प्रिपरेशन। और प्री की जो प्रिपरेशन है क्या होगी? 2023 जो करंटली प्री आ रहा है, और उसमें हमने इस तरीके से क्यूरेट करा है कि इट विल फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इन प्री। क्या? अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। सो हमने इसका नाम अभ्यास इसलिए रखा है बिकॉज हम आपको क्या करवाएंगे इस सीरीज में? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स यू रिक्वायर टू क्लियर प्री। सो बेसिक नॉलेज को टेस्ट करना ही तो अभ्यास है, और जब आप अभ्यास में कामयाब होंगे तब ही आप प्री क्लियर करेंगे। और अभ्यास करना किस चीज का है? 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एवरी डे। तो हम पॉलिटी के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 1 पूछे जा सकते हैं, 2 जो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, 3 जिनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट होने का चांस है, वो हम सब यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये किसके लिए काम आ सकता है? जैसा कि मैंने फर्स्ट बताया, एक तो आईएएस जो हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए। सेकेंड, इट इज नॉट लिमिटेड टू यूपीएससी एग्जाम, it will also help you in other state service exams, जैसे कि HCS का पेपर आ चुका है, HCS का पेपर प्री बहुत नजदीक है, HAS का आ चुका है, तो इन सब स्टेट सर्विस के एग्जाम्स में भी it will help you। सो ये क्या है? ये एक होलिस्टिक कोर्स है टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ एनी, लेट्स से यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो। ओके तो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पॉलिटी के मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहां पे। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड का क्या मतलब है? मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब है कि आई विल नॉट आस्क एनी रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक आई लाइक, नो, द क्वेश्चंस विल बी जस्टिफाइड टू यू कि व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके तो अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, दिस is how we are going to clear our pre-exam। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बहुत ही एक ब्रीफ देना चाहता हूं कि क्यों जो हमने ये जो कोर्स क्यूरेट करा है आपके लिए, हाउ इज इट डिफरेंट, इसमें यूनिक क्या है, इसमें इनोवेशन क्या है, क्यों आप आएंगे और 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमसे निम्बस एकेडमी से जुड़ेंगे। इसलिए तो 3 रीजंस है इसके, हम 3 चीजें यहां डिस्कस करेंगे। क्या? पहली चीज जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूं, हम आपको यह बताएंगे कि व्हाई दिस क्वेश्चन। ओके क्या लिखा मैंने? व्हाई दिस क्वेश्चन। सो व्हाई दिस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? In simple language, I will justify each and every question. I have wrote now most expected questions. Now, what is the most expected questions? How can I find out what are the most expected questions? I will justify each and every question to you. I will justify why I have asked you this question. लेट्स से करंट अफेयर्स के लिए था, बेसिक नॉलेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब रिपीट हो सकता है, वो सब चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा, ताकि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट माई डिस्क्रिप्शन दैट आई कैन आस्क यू, मेरे को इस टॉपिक से अच्छा लग रहा है मैं पूछ लूं, ऐसा नहीं है। व्हाई दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू दैट। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल सेट असाइड आवर कोर्स। ओके, सेकेंड क्या है जी? हाउ टू सॉल्व इट। अब क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई टेक्निक है। अब when I wrote this that how to solve it, you may think that okay, that maybe Jatin sir will do question and after that he'll give me a 1-page solution and say ki okay now you cram it and go to your question and go to your topics and do the rest things. No, it's not like that. It does not operate like that. हम how to solve it में आपको कोई टेक्निक
एलिमिनेशन लग रही है नहीं, कुछ बेसिक नॉलेज लग रही है कि नहीं, या फिर कोई भी टेक्निक नहीं लग रही है, यू ओनली ऑट टू हैव द फैक्चुअल नॉलेज, वो सब हम इस एस्पेक्ट में कवर करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट मेक्स आवर कोर्स डिस्टिंक्ट। थर्ड थिंग जो कि मैं पर्सनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं वो क्या होगी कि व्हाट टू प्रिपेयर। तो अब आप ये समझेंगे कि देखो ऐसा होता है कि मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने सॉल्व करा, मैंने एक पेज में उसका स्लाइड में डिस्कशन दे दिया एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि नहीं यार आप ये स्लाइड आप एकदम क्रैम कर लो और कर लो जो आपने करना आगे जाके, है ना, बट इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। यहां पे क्या होगा, विल ड्रॉ सर्कल अराउंड दैट पॉइंट। जैसे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है इशू बहुत ज्यादा आज न्यूज में, तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का इशू है वो सिर्फ और इसलिए नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जजेस केस के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो वी विल ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दैट एंड विल टेल यू व्हाट टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट टॉपिक्स और हाउ मेनी टॉपिक्स। So this is how we will run this course. This is how it will help you in clearing your pre-exam. Okay, so you just have to bear with me. You just have to bear with us कि हम यहाँ पे 10 most expected questions को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, चलते हैं, काफी इंट्रोडक्शन हो गई है, मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है इसको रीड करेंगे। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये जो केस है ये किस चीज से रिलेट करता है। यहीं पे आप सब अपनी वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए कमिंग बैक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, तो जो भी आपने आंसर मार्क करा है, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने कमेंट्स में, हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज बताइए कि आपने क्या अटेम्प्ट करा। गलत है तो भी बताइए, तो उल्टा ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज सी, अफर्मेटिव एक्शन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सी इसका आंसर दिया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, जिन एस्पेक्ट्स की हमने बात करी थी। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे पहले, तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, सॉल्यूशन तो इसका सी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब जैसे कि हमने बात करी थी व्हाई दिस क्वेश्चन, क्यों हमने क्वेश्चन ये आपसे पूछा, ईडब्ल्यूएस जजमेंट आई थी, 103rd अमेंडमेंट याद है सबको, 103rd अमेंडमेंट याद है, उसको चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज इन द ब्रीच ऑफ अदर जजमेंट्स, जैसे कि इंदिरा साहनी जिसने 50% का कैप रखा था, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसको अपहेल्ड करा कि इट इज टोटली वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो जो केस है हमने वो आपसे डायरेक्टली पूछा था। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए यहां पे क्या चीज है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव एक्शन क्या चीज है, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है जिसका सब पार्ट इज रिजर्वेशंस। ओके, इट इज लाइक अ सुपरसेट एंड इट इज लाइक अ सबसेट। ओके, तो अफर्मेटिव एक्शन में और भी काफी चीजें हो सकती है अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशंस। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हम छुट्टियां, हॉलीडेज, पेड लीव्स प्रोवाइड कर देते हैं वुमेन को टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, है ना। तो वो भी एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है, पर वो रिजर्वेशन नहीं है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है। उसके बाद ये कैसे निकल सकता है क्वेश्चन, बेसिक एलिमिनेशन करनी है हमने, हम कैसे करेंगे चलिए एक बार देखते हैं। तो ये एलिमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जनहित अभियान की बात हो रही है तो साफ साफ पता लग रहा है कि हाँ यार ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी पूछ रहे हैं, है ना। तो सेकंड ये देखेंगे, फर्स्ट को एक बार इग्नोर करो, यहां देखो यार बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को तो मैं इजीली काट सकता हूं, क्यों यार, केशव नंदा भारती केस 1973 में जो डिस्कस हुआ है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो कट रहा है। उसके बाद लास्ट थिंग, अब इन्होंने आर्टिकल 356 की बात कर दी, किससे रिलेट होता है ये,
किससे रिलेट होता है ये? गवर्नर से। तो जो गवर्नर से जो ये आर्टिकल रिलेट होता है, गवर्नर की सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट तो हमने कुछ और करी थी। क्या करी थी हमने करी थी भाई SR बोमाई केस। तो ये जो SR बोमाई केस था, ये जो SR बोमाई केस था, इसका तो मेंशन ही नहीं करा है ना। तो ये क्या हो सकता है, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये रह गए ये और ये। तो अफर्मेटिव एक्शन, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आपको पता होगा कि हाँ अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन के अंदर आ जाता है। और लास्ट में आप ये सोच सकते हो कि यह जो इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी ही नहीं जहां भी ये कोर्ट में गया हो, तो इसको हम यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ओके, आई एम टेलिंग यू हाउ टू थिंक व्हेन यू आर गिविंग योर पेपर। अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, चलिए लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि 15, जैसे कि 16, जैसे कि 16, इन सबको पढ़ना है। और कुछ ऐसे रेलिवेंट क्लॉजेज हैं जो EWS जजमेंट, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसने ऐड करे हैं। कमेंट्स में लिख के बताइए कौन से हैं वो। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पढ़ना है। रिलेटेड जजमेंट जैसे कि इंदिरा साहनी एंड अदर जजमेंट्स, उनको भी पढ़ना है, वो भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। जिन जिन का ठीक है वेरी गुड, जिन जिन का नहीं है प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेजोनेट्स विद। रेजोनेट्स का मतलब क्या है, प्लेन इंग्लिश रेजोनेट्स का मतलब कि निकलता है, यहां बीट करता है, ड्रॉ करता है, किसमें पाया जाता है। रेजोनेट्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। चलो जी, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे तो यूपीएससी एक ना बहुत डेप्थ में जाना शुरू कर दिया यूपीएससी ने आफ्टर 2017। तो आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने वही उसी तरह की इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी गई है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके एक डॉक्ट्रिन है, वो जो डॉक्ट्रिन है वो किस आर्टिकल में देखी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये ऑप्शन आपके सामने है जी। पॉज करेंगे वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज आर्टिकल 14। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए कितनों का सही हुआ, किसने क्या मार्क करा था, क्यों मार्क करा था, सब बताइए, क्योंकि इट विल हेल्प यू कि आगे से ये प्रैक्टिस है, यहां नहीं शर्माना है कि अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो इट डज नॉट मैटर। ओके, चलिए जी, सॉल्यूशन क्या है, ए बिल्कुल सही, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कौन सा है, क्या बात होती है आर्टिकल 14 में बताइए। चलो डिस्कस करेंगे आगे। व्हाई दिस क्वेश्चन, EWS जजमेंट अगेन। तो EWS जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज जो EWS जजमेंट है, इट इज एज पर द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इवन all the reservations in our country is as per reasonable classification, and reasonable classification is allowed in our constitution. What is not allowed is class litigation, या जिसको हम कह देते हैं class legislation, वो allowed नहीं है। ओके, याद रखने हैं ये कीवर्ड्स। अब हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के साथ। ओके, तो आपको हल्का सा एक पता, तो अगर आपको सिर्फ पता होता ना कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन को हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में दिया है या नहीं दिया, दैट डजंट मैटर, मेरे को लगता है नहीं दिया है ना, एक बार चेक करना। बट ये अगर आपको पता होता कि भाई क्या चीज है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो आपको पता लग जाता कि किस क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं और वो कौन से आर्टिकल में आती है। ओके, चलो व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम में क्या आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली कि फंडामेंटल राइट्स का ये क्वेश्चन है, तो आप फंडामेंटल राइट्स खासकर जो आर्टिकल 14 है वो तो अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। अब आर्टिकल 14 में चलो क्लासिफिकेशन की बात कर लूं, क्या है, पहली बात ये क्या करते हैं, EBL मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरी क्या बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है ना, तो ये दो है, ये क्या है, ये भी तो रीजनल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम क्या कहते हैं, ट्रीट द इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। तो वो ही यही
रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात यहां पे हो रही है। ओके ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट में क्या बोला है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ऐसी जो जजमेंट्स हैं इनको भी आपने ख्याल रखना है। ओके, तो काफी हद तक ये क्वेश्चन क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा आप अगली बार इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लो जी, टाइगर वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड क्वेश्चन क्या है, BN राव साहब जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, BR अंबेडकर साहब जो थे उनको चीफ ड्राफ्ट्समैन की उपाधि दी गई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, नीचे कोड्स दिए गए हैं, इन कोड्स में आंसर करना है। प्लीज आंसर करिए और बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में एक को सॉल्व करके देखें तो क्या आंसर होगा इसका। देखो, अब इसको निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो फैक्चुअल नॉलेज से निकल रही है, क्योंकि हम शुरू से लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया हुआ है कि BN राव साहब जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या आता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट लग रही है। हमने सुना तो है कि BR अंबेडकर साहब है तो हैं, कुछ चीफ तो थे, लेकिन कौन से चीफ थे भाई, चीफ किस चीज के चीफ थे। अब हम यहां पे आपको ना यहां पे फंसाने की क्वेश्चन कर, यहां पे आपको थोड़ा ना उलझाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, कि आपको ये पता है कि चीफ किस चीज के चीफ थे, है ना, तो यहां पे फंसोगे आप। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब चीफ ड्राफ्ट्समैन नहीं थे। ओके, तो जब ये स्टेटमेंट गलत होगी तो एलिमिनेशन लग जाएगी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा क्या, 2 ओनली। ओके, तो आंसर क्या है, बी। तो अब कहोगे यार फर्स्ट को तो हमने छेड़ा ही नहीं, फर्स्ट को तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, तो दिस इज द आर्ट ऑफ क्लियरिंग प्री। इसी को ही समझना है आपने, आपको ऐसे ही सोचना है जब आपको प्री क्लियर करना है। ओके, समझ आ गई बात। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार, क्या सॉल्यूशन है। लेट्स से बी, बिल्कुल सही भाई, जिन्होंने बी लिखा है ताड़ियां उनके लिए, बहुत बढ़िया, उन्होंने क्वेश्चन ठीक कर। जिन्होंने नहीं करा प्लीज देख लीजिए आपने क्यों नहीं करा। पहली बात, बाय दिस क्वेश्चन, तो भी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है वो बन रहा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो सेंट्रल हॉल है उसकी बड़ी डिबेट चल रही है कि उन्होंने बनाया था, है ना, ऐसी बात हो रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उस पे हमारे जो ऑनरेबल PM जी है उन्होंने क्या करा था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक नारा दिया था, उसकी बात हो रही है, तो इस करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व इट, पहली बात तो फैक्चुअल नॉलेज है कि भाई टाइगर नहीं था, एलिफेंट जो है, एलिफेंट वॉज द व्हाट सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक तो हम ये बात करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, चीफ ड्राफ्ट्समैन नहीं थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन साहब थे, SN मुखर्जी साहब थे। यही आपका क्वेश्चन निकल गया। ओके, तो ऐसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। लास्ट थिंग जिनका जो हमने बात करी थी, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, तो व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स में जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर दे रखा है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले एक जो चैप्टर दिया हुआ है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ना है। ओके, उसके बाद ऑल द हुज हु रिलेटेड हैं इससे। जैसे अब अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि अंबेडकर साहब चेयरमैन थे या नहीं थे, ये भी तो पूछ सकते हैं कि जो इंटरिम कैबिनेट था उसमें लेट्स से होम किसके पास था, स्टेट्स डिपार्टमेंट किसके पास था, वो सब भी आप यहां पे याद करेंगे। ओके, चलिए जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। चलो जी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द ओनली लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड व्हिच डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर within the constitution. Singapore is the only country other than India to acknowledge basic structure doctrine. Okay, पॉज करेंगे वीडियो, इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए जी, कमिंग बैक, क्वेश्चन 4। पहली बात तो देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, एक बड़ा अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। जब भी आप जाएंगे अपने ओरिजिनल पेपर में भी, जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो इस कीवर्ड पे जरूर फोकस करना है, ओनली। ओनली क्या मतलब होता है ओनली का, व्हाट डू यू मीन बाय ओनली, सिर्फ,
ओके हम कहते हैं ना ओनली दिस इज द थिंग ओनली आई रिक्वायर, ओके आई ओनली रिक्वायर टू बी एन आईएएस, सिर्फ आईएएस बनना है मेरे को, ओके तो इसका मतलब क्या है, कह रहे इंडिया की सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या करा है, उसके डिफाइन करा है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये तो वैसे ही गलत है कि पहले तो बात तो इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही नहीं करा, दूसरी बात अगर होगी भी तो इंडिया ओनली कंट्री कैसे हो सकती है, कोई और एक ना एक यार 191 कंट्रीज हैं, 191 192 क्लेम करती है 195 कंट्रीज, बट उनमें से कोई एक कंट्री तो हो सकती है ना जिसने सेम चीज करी हो। तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ओनली शब्द बड़ा कंटेंशियस है। सेकंड में भी सेम है कि भाई सिंगापुर जो है वो एक ओनली कंट्री है कि पूरे ओनली कंट्री है अदर देन इंडिया जिसने क्या करा है, बेसिक डॉक्ट्रिन को एक्नॉलेज करा है। क्या ऐसा पॉसिबल है बताओ कि यार अगर इंडिया ने करा है तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इंडिया नहीं कोई और 1 2 3 और कंट्रीज हो सकती हैं, काफी कुछ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंडिया नहीं कराओ। तो ये ओनली शब्द बड़ा कंटेंशियस है, ये आपकी ऐसी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, आप ऐसे सोचने लग जाओगे कि यार ओनली श्रीलंका के अलावा सिंगापुर के अलावा कौन थी, है ना। तो ये आपको कंपेल कर रहा है सोचने पे, बट इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे ओनली आता है आई कैन सेफली मार्क देम इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डी। देख लें जरा एक बार, हमने ठीक अटेम्प्ट करा है गलत अटेम्प्ट करा है, देखें बिल्कुल ठीक है। तो डी है, ओनली पे फोकस करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट में है फोकस ऑन द वर्ड ओनली, और बेसिक टॉपिक जो है जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है इसको तो प्रिपेयर करना ही करना है। ओके काफी हद तक क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे। चलिए जी व्हाई दिस क्वेश्चन, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके हमारे जो बात हो रही थी, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पे अब एक बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, ऐसी कोई बात करी है। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, देखो जी पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहली बात क्या वो डिफाइंड है, क्या वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। क्या वो जुडिशियली डिफाइंड है, नहीं, जुडिशियली भी डिफाइंड नहीं है। जुडिशरी केस टू केस बेसिस पे बताती है कि लेट से फेडरलिज्म का केस आ गया, हाँ जी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म का केस आ गया, हाँ जी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वो सब हमने प्रिपेयर करके जाना है कि अभी तक जुडिशरी ने कौन कौन सी चीज में बोला है कि दिस कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग जो हम प्रिपेयर करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज आप जब एक नोट करेंगे ना पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन, वो क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे चल रही है आज के टाइम पे। जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस पे भी जरा फोकस करना है, एक दो स्कॉलरली आर्टिकल जिसके भी पढ़ लेने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, which of the following is are the extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between states in India? Okay, समझ आ गया क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करके अटेम्प्ट कर लो। ओके फिर हम यहाँ पे बात करते हैं। चलो चलिए जी, अब क्या पूछ रहा है जी, इसमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस हैं। तो पहली बात तो यार देखो, मैंने काफ़ी मतलब जब हम क्लासेस लेते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन काफ़ी अपने एस्पिरेंट्स को पूछा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा लीगल, कि मतलब बहुत ही बेसिक भाषा में इनका मतलब क्या है। सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल्ड टू जस्ट डिफाइन इट। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि इसको नहीं देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल देखो लीगल देखो। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो बताइए क्या है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन। ओके तो ये जो बॉडीज हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं बिकॉज उनका आर्टिकल स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ओके जिनकी वो फॉर्मेशन कर रहा है, जिनसे वो पावर डिराइव करके फॉर्म करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है, एक्स्ट्रा है। ओके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ उनके लिए लेकिन एक्स्ट्रा है। और सेम इज एक्स्ट्रा लीगल, कि भाई लीगल का क्या मतलब है, लीगल का मतलब है जो कोई लॉ उनको रेगुलेट कर रहा है, जैसे सेबी है, एलआईसी है, कोई लॉ उनको रेगुलेट कर रहा है ना। एक्स्ट्रा लीगल का मतलब है कोई लॉ नहीं उनको रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि प्लानिंग कमीशन होती थी, है ना। तो ये इनका मतलब है, इसको हमेशा आपको दिमाग में बिठा के रखना है, इसी से ही बहुत क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी जो है
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा लीगल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल नहीं है। अब लीगल का मतलब इलीगल नहीं मैं कह रहा, नॉन स्टैट्यूटरी समझ लो आप। ओके चलिए, हाँ जी, तो देखो जी कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहली बात तो अब मैं चलो आगे सॉल्यूशन में भी आपको बता ही दूंगा, पर इस क्वेश्चन को निकालने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप इनमें से रिकॉग्नाइज करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी है। तो ये कुछ याद आ रहा है, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 याद आ रहा है, आर्टिकल 263 में कुछ बात होती थी इसकी, है ना। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये तो भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो फोर्थ है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब भाई बाकियों की बात करो, अब ये रिकॉग्नाइज करो कि इनमें से क्या, कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पॉलिटी पढ़ी है क्या, इनमें से कोई देखा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो किसकी बात हो रही है, एनडीसी, इसको भी नहीं देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी इसको भी नहीं देखा हमने, इसको भी नहीं देखा, ये तीनों ही तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देख लेते हैं हमने ठीक अटेम्प्ट करा है या गलत अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे सेम क्वेश्चंस अगर नहीं तो इसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ टू सॉल्व इट, एलिमिनेशन करेंगे, आर्टिकल 263 यूज करेंगे, उसके बाद जो 3 हैं वो सारे क्या हैं, वो तो है ही हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे एक चैप्टर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी जैसे नीति आयोग वगैरह उसमें करवाई हुई हैं, तो प्लीज आप उनको भी एक बार देख लेंगे फॉर योर नॉलेज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस जो है न्यूज में काफी देखी जा रही हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस जो हैं न्यूज में देखी जा रही हैं, किस चीज से रिलेटेड है हम बात करेंगे। तो देखो अब यहां पे ना देखो, पहले तो हम बात करते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका है ये, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ना देखा जाए तो एलिमिनेशन लगाने को अगर आप सोचने को सोच सकते हो, बट इसमें अगर फैक्चुअल नॉलेज आपकी होती तो बहुत अच्छा रहता है ना। बट अगर आपकी फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, यूजिंग सम बेसिक नॉलेज या यूजिंग सम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज, ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या लग रही है कि यार कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ लग रहा है, बताइए क्या कुछ ऐसी चीज ड्राफ्ट करी रिसेंटली सरकार ने। अगर ड्राफ्ट करी होती, आपको पता है कि इस चीज पे इतना प्रोटेस्ट हुआ था, तो अगर इसी चीज पे इतना प्रोटेस्ट हुआ तो इस पे तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाता, लेकिन हमें पोस्ट कोविड कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिला नहीं। तो इसको हम ना थोड़ा सा दिमाग लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं यार ऐसे तो लग सा नहीं रहा है ना, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई न्यूज में ऐसी बात नहीं सुनी हमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्टेप्स फॉलोड टू फाइल एन एफआईआर। तो देखो यहाँ ना बड़ा, अगर आपको जस्ट बेसिक्स इन लीगल नॉलेज है तो आपको समझ आएगा कि यार एफआईआर कोई एक तरह की थोड़ी होती है, कोई क्रिमिनल एफआईआर होती है, कोई लाइक डिवोर्स के लिए एफआईआर होती है, कोई एक रिलेटेड टू डेथ सम एफआईआर होती है, कलंदरा भी एक चीज होती है लीगल लैंग्वेज में, है ना। तो चलो और डेप्थ में नहीं जाएंगे, मेरा लीगल बैकग्राउंड है, आपका किसी का नहीं भी हो सकता, तो उसमें आपको समझना है कि यार एफआईआर के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो सिर्फ 3 ही थोड़ी होंगे, और भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे। और सेकेंड थिंग, एफआईआर एक ही तरह की थोड़ी होगी, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं ये चीज यूज करके। अब लास्ट थिंग क्या है कि भाई कन्विक्शन ऑफ रेप एक्यूज्ड, तो भाई 3 स्टेप्स क्या हैं। अगर तो उन्होंने लिखा होता लेट्स से कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि भाई रेप को अगर एक्यूज जो है उसको हमने कन्विक्ट करना है, देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स, तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस कैसे हो सकती है, समझ रहे हो कि ट्रिपल टेस्ट क्या हो जाएगा। अब तो रिसेंटली जजमेंट आई है कि जो फिंगर टेस्ट एंड ऑल ये सब चीजें इन ह्यूमन चीजें होती थी वो भी बैन हो चुकी हैं। तो ये लग रहा है कि नहीं यार ये भी कोई न्यूज में तो था नहीं, ओके तो ये तो निर्भया के टाइम पे फिर भी न्यूज में था, तो इसको भी हम ऐसी नॉलेज यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बचता क्या है ये, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, जस्टिस रोहिणी कमीशन, है ना, ये सब न्यूज में था ना कि ओबीसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं हो रहा, तो ये सब हम यहां पे बातें करेंगे, इसलिए ये सी आंसर इज करेक्ट। चलिए ठीक है जी,
तो वाई दिस क्वेश्चन, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी जस्टिस रोहिणी कमीशन यहां बढ़नी है, उसका काम चल रहा है। फैक्चुअल नॉलेज तो है ही है, और मैंने आपको बता दिया, थोड़ा अगर एलिमिनेशन लगाना है तो कैसे लगा सकते हो। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, करंट अफेयर इनटू पॉलिटी, जिसमें स्पेशली आपको ओबीसी जो रिजर्वेशन है उस पर करना है। किसकी बात कर रहे थे हम? जस्टिस रोहिणी जी, जस्टिस रोहिणी कमीशन। ओके, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन की हम बात कर रहे थे, उनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है जी। चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखो जी, ये बड़ा, हाँ यहाँ मैंने आपको स्पेशल डाला था। दिस इज द कि ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? पहली क्या है? एक डेडिकेटेड कमीशन होनी चाहिए। किसके लिए? जो कंडक्ट करेगी एम्पेरिकल इंक्वायरी। एम्पेरिकल क्या होती है? फैक्ट बेस्ड, थ्योरेटिकल को ऑपोजिट। उसके बाद क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन है, आपने वो भी बताना है, उसको रिकमेंड करना है। उसके बाद कि जो SC ST की जो रिजर्वेशन है, जो सब कैटेगराइजेशन हो रही है, वो 50% जो इंदिरा साहनी की एक सीलिंग है उसको मत ब्रीच करे। केस कौन सा था? जैसे पहले हमने केस पूछा, आगे भी केस पूछा जा सकता है। तो विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस बताई गई। ओके, इस फैक्चुअल नॉलेज को भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, उसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है, ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए जी, करिए अटेम्प्ट। हाँ जी दोस्तों, अब जब ये आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, प्लीज एक बार कमेंट्स में भी लिख दीजिए क्या आपने आंसर लिखा है। हर देखो, मैं हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए एक बात नहीं कह सकता, इट लुक्स सो रिपीटेटिव। तो प्लीज जब भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, हमेशा आपने क्या करना है? लिखना है आपने क्या अटेम्प्ट करा। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे। व्हाट वाज द मेजर स्टेप इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 40? इट वाज द, ठीक है, अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी बेसिक नॉलेज होएगी आपकी यहाँ पे टेस्ट कि भाई पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। किसकी बात करता है पार्ट 4? बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज की? हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। अरे नहीं, क्या सर आप गलत बोल रहे हो? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज की थोड़ी बात करता है ये तो किसकी बात करता है? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, किसकी बात करता है? ये कहो सर आप, ये तो DPSPs की बात करता है, ये तो DPSPs की बात करता है। बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा होता है? 4A, करेक्ट। तो इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद इट हैज अमेंडेड, ओके, इट हैज अमेंडेड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड करा है जी। उसके बाद क्या है जी? इट प्रोवाइड्स पावर टू द PRIs, 50 इंस्टीट्यूशंस, टू मेक देम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। ओके, तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? सबसे पहले तो देखो, आर्टिकल 40 में पंचायत की बात करी गई है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे फर्दर करना है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। अब आप जो मेन स्टेटमेंट, जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना, वो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपको ये देखना है, सिर्फ एक चीज देखनी है कि सबसे कोर कीवर्ड क्या है। यहां पे अमेंडेड लिखा हुआ है इन्होंने, अमेंडेड कीवर्ड। अमेंडेड का क्या मतलब है? अमेंडेड का मतलब कुछ चेंज करा, बट क्या असली में कुछ चेंज करा था? यहां पे बहुत, जितने भी एस्पिरेंट्स को मैंने क्वेश्चन दिया, सब इसको करेक्ट मार्क करके आए, बट नहीं, इट इज रॉन्ग। ओके, तो जब 73rd अमेंडमेंट आई थी, तो पार्ट जो 9 है उसको ऐड करा गया था, ना कि अमेंड करा गया था। ओके, काफी सारे आर्टिकल्स ऐड करे गए थे, 11th शेड्यूल ऐड करा गया था, और पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ऐड करा गया था। ओके, तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और एलिमिनेशन जब सेकंड गलत हो गई तो कौन सा आंसर आ गया हमारा? C, 1 and 3 आर ट्रू। तो काफी एस्पिरेंट्स ने मेरे से ये भी सवाल करा कि भाई सर आप ये तो कह रहे हो कि पावर टू द PRIs टू मेक देम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, बट सर you know the main aim was of panchayati raj to not work through representative democracy. The main aim was the grassroots democracy, और आप कह रहे हो कि रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अरे नहीं, आप गलत कॉनोटेशन में सोच रहे हैं।
ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज मतलब कि पीपल कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द बॉडीज। अब ग्राम सभा है, ग्राम सभा आर द बॉडी जो कि चलाती है, इफेक्टिवली चलाती है पंचायत को। तो जो ग्राम सभा का मेंबर है, एवरी एडल्ट ऑफ द विलेज, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना उस बॉडी को। तो यही यहां पे बात कर रहे हैं। एंड ये मेरी बनाई हुई स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली है एक जजमेंट में, जिसकी हम आगे सॉल्यूशन में बात करेंगे। ओके, तो आंसर क्या है इसका, क्या कौन सी स्टेटमेंट करी, टू गलत है, आंसर क्या है, सी। चलो इसके हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इज सी। तो व्हाई दिस क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट को टू होल्ड पंचायती इलेक्शंस एंड मेंशन अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। तो इस करके ये है क्योंकि अब यूपी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो रहे थे, कोई रीजन की वजह से यूपी गवर्नमेंट वाज हेजिटेंट, तो बट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि नहीं आप करवाइए। चलो जी, अब क्या है, एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है। अब मैंने आपको दिखा दिया करके। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम में बता दिया, बेसिक्स रिगार्डिंग जो पंचायती राज का चैप्टर है उसको आपने कर लेना है। ओके जी, चलो तो ये क्या था, एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकल रहा था। अब हम चलते हैं हमारे, हाँ ये मैंने आपको बता दिया जो, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे एक बार बैक करते हैं। हाँ ये देखो, ये जजमेंट याद रखनी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रधान संघ क्षेत्र समिति 1995 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो सेम लाइन, जो सेम ऑब्जर्वेशन है वो यूज करा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, तो चलो ये भी पढ़ लेना एक बार, आर्टिकल 40 में क्या होता है। चलिए जी चलते हैं आगे, हमारा 9th क्वेश्चन आएगा, ओ सॉरी 8th क्वेश्चन। चलिए जी 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। प्लीज इसको एक बार सॉल्व कर लो, बहुत ही ज्यादा चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आ जाए, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से फोकस करके जरा देखना है। ओके जी, ओके चलिए दोस्तों, कर लिया आपने अटेम्प्ट। चलिए तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, पहली स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहे हैं कि भाई सेम जो आर्टिकल है 124 क्लॉज 2 प्रिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच द प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। ये नहीं करता कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस, वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसके लिए जो पैनल ऑफ जजेस बैठेगा उसमें कितने जजेस होंगे, उसकी ये बात करता है। ओके, तो ये कह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मियर आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। किसने करा, किसने इसका आंसर राइट बताया, मैं बताऊं कैसे सॉल्व होएगा। पहली बात, अब जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है दैट इज डिफरेंट एंड हाई कोर्ट का चैप्टर इज एंटायरली डिफरेंट। तो जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है, वो स्टेट में आ जाती है ना लक्ष्मीकांत के हिसाब से, और जो सुप्रीम कोर्ट की है वो सेंटर में डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो अब भाई हमने क्या बात करना है, यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट दोनों की हो रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक आर्टिकल दोनों को कवर कैसे कर सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आर्टिकल 217 आर्टिकल डील करता है हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट के साथ। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो इसको तो बिना एक बार पढ़ूंगा और मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा। क्यों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिस्क्राइब करता होता नंबर ऑफ जजेस जो प्रिसाइड करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो व्हाई वी आर फेसिंग दिस रकस टुडे रिलेटिंग टू एनजैक। जो लॉ मिनिस्टर साहब बयान दे रहे हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही हो जाता, दिस इज द पॉइंट ना, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्रे एरिया हियर, बिकॉज इट डज नॉट मेंशन अबाउट दीज थिंग्स। ओके, तो जब यहां पे मेंशन ही नहीं हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। आंसर क्या होगा जी इसका, डी। देखते हैं जरा एक बार, क्या हमने ठीक इसको अटेम्प्ट करा है या हमने गलत अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल ठीक है, हमने अटेम्प्ट करा है। आंसर इज डी। तो क्यों आया ये, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही हैं, उसकी बात हम करेंगे। लास्ट में
डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने 217 की बात करी, 124 क्लॉज 2 की बात करी, इन सबको एक बार रीड कर लेना है। सेकंड क्या है, एम्बिगुअस नेचर ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अब प्रिपेयर क्या करना है एग्जाम के लिए, भाई अपॉइंटमेंट कैसे टेक प्लेस होती है, उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रिगार्डिंग द सेम, ये सब आपने प्रिपेयर करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लो और जल्दी अटेम्प्ट कर लो। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम क्या बात करेंगे कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैरिज लॉज इन इंडिया, मैरिज लॉज इन इंडिया की बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज इज अ रिलीजियस सेक्रेमेंट बट मुस्लिम मैरिज इज प्योरली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कोई लीगल बैकग्राउंड से है यहाँ पे जिसने सेमेस्टर 2 में या फर्स्ट में अपना फैमिली लॉ पढ़ा है कोई? चलो, तो जिसने तो पढ़ा है वो तो आंखें बंद करके इसको टिक कर देगा। तो जो लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हिंदू जो मैरिज है दैट इज अ वेरी 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 यू नो रिलीजियसली डिवोटेड थिंग। 7 फेरे होते हैं, और आपने वेदास में पढ़ा होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस ऋषिज टोल्ड अस, है ना। असुर मैरिज होती है, पिशाच विवाह होता है ना, ये सब बात होती है ना। तो क्या है, एक रिलीजियस सेक्रेमेंट तो आ रहा है ना, रिलीजियस सेक्रेमेंट तो आ रहा है। बट जब आप मुस्लिम लॉ के बारे में थोड़ा जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मुस्लिम लॉ है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रिलीजन इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। किसने बीकॉम करी है यहाँ पे, कोई बता सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल्स होते थे बड़े अमेजिंग से, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो ये तीनों चीजें हम मुस्लिम मैरिज में कर रहे हैं। ऑफर, जब मौलवी जी पूछते हैं कि हाँ जी शादी करना चाहते हैं, ऑफर हो गया। एक्सेप्टेंस, जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह वो बोलते नहीं है कबूल तो दैट्स इज व्हाट, दैट इज एक्सेप्टेंस। लास्ट क्या है, कंसिडरेशन। तो महर की रकम जो तय होती है वो क्या है, कंसिडरेशन। सो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन हिंदू लॉ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड बट इन मुस्लिम लॉ देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन। तो बताइए, क्या ये ठीक है स्टेटमेंट, क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट ठीक होती 2005 से पहले, लेकिन सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट आ चुकी है जिसमें जो फीमेल चाइल्ड है उसको सेम राइट्स दे दिए गए हैं एज द किसकी बात कर रहे हैं, मेल, है ना। तो प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा अब दे दिया गया है सेम, दे कैन ऑल्सो इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट अब गलत है। तो क्या आंसर हुआ इसका, ओनली 1। चलिए जी, देखें जरा एक बार, ठीक अटेम्प्ट करा है कि नहीं हमने, बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करा है। तो चलिए, डिबेट्स रिगार्डिंग यूसीसी, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें मैरिज लॉस की हमेशा बात होती है, वो इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट, कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखो यार, अब आप कोई बोलोगे कि कोई बोल सकता है कि आप ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हम कोई जुडिशरी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। 2021 में मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ मैरिज, इंडियन मैरिज, हिंदू मैरिज पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डाला है। चलिए, व्हाट टू प्रिपेयर मैरिज लॉज इन इंडिया पे जो बेसिक प्रोविजंस है, बेसिक स्कूल्स है, उनको एक बार प्लीज आप रीड कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा एक बार आप प्लीज इसको रीड कर लो, आप अटेम्प्ट कर लो, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आपने क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रैटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि ऐसी कौन सी, यहां पे देखें कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पे अमेंडमेंट सिर्फ उस पे हो सकती है जहां पे नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट हो। मतलब कि जो कहते हैं ना सबसे मुश्किल तरह की जो अमेंडमेंट है वो हो सकती है। ओके, तो क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, 1/2 ऑफ द स्टेट किस किस में लग सकता है। पहली बात तो ये देखो, सब स्टेटमेंट्स को एक बार रीड करो, ठीक है। लो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना, सिर्फ इस पे फोकस करो कि यहां पे क्या लिखा है, अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें आप दिमाग लगाओ जरा, एक स्टेट है
उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। अब अगर हम उस स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल लेट से अबॉलिश कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट को क्या प्रॉब्लम है? दूसरी स्टेट का कंसेंट क्यों चाहिए हमें? नहीं चाहिए हो सकता ना, लॉजिकली नहीं चाहिए ना, तो इसको गलत करो। इसको गलत करेंगे, 4 4 4 कट गया, चलो जी 1 2 3 सही है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। चलो जी, ऐसे ही दिमाग लगाना है पेपर में। बाकी मैंने पढ़ी नहीं ना, मैंने उनके बारे में पढ़ना है कुछ, इनके बारे में पढ़ो कल। देखें जरा एक बार, क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करा है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए हम, बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करा है। चलिए जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इस करके पूछा गया है। एलिमिनेशन वही बात, फोर्थ स्टेटमेंट है। क्या पढ़ना है? अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ ही यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।